चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर दिल को सौगात सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। मैली चट्टानों का वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार, दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अंतिम संग्रहालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का राग बने, अपने दीपक आप बने, अंधकार के विरुद्ध है अंधकार के विरुद्ध है महाज्योति प्रज्ञालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नमस्कार। बोधिसत्व बाबा साहेब ई-ज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा उत्प्रेरित एक नवाचारी उपक्रम है, एक सारस्वत अनुष्ठान है, जिसका 9वां ज्ञान यज्ञ आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। आभासी माध्यम के आमुख पटल पर जुड़े सभी विद्वजनों को गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रबोधन से प्रारंभ इस बोधिसत्व बाबा साहेब ई-ज्ञान श्रृंखला की पिछली कड़ी यानी 8वां प्रबोधन आत्मनिर्भर भारत और हमारा दायित्व विषय पर केंद्रित रहा। इससे पूर्व भारतीयता की समझ, नए भारत का निर्माण, शिक्षा की भारतीय परंपरा, आज का परिप्रेक्ष्य
और हमारा दायित्व शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्य और आज का परिप्रेक्ष्य, सतत विकास का भारतीय प्रारूप और स्वावलंबन की अवधारणा, भारतीय सांस्कृतिक चेतना में कश्मीर जैसे अकादमिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ख्यातिलब्ध विद्वज्जनों के उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हो चुके हैं। इस साप्ताहिक संवाद श्रृंखला का उद्देश्य वर्तमान समय के अपने अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संपन्न, संस्कृति व संस्कार युक्त अग्रणी बुद्धिजीवियों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना है। ज्ञान सृजन का केंद्र और विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ऐसे सरोकारों को हम संबोधित करें जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का निरंतर अविरल संचालन प्रसारण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी की भारतीयता के प्रति समर्पण, भारतीय बोध के प्रति स्पष्ट दृष्टि, शिक्षा संस्कृति के उन्नयन के प्रति आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा समय, समाज और संस्कार के प्रति सजगता का सुफल है यह बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला। इस अकादमिक सांस्कृतिक अनुष्ठान के फलीभूतीकरण के अवसर पर इस श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी की आभासी उपस्थिति हमें संबल दे रही है, हमारा उत्साह वर्धन कर रही है। मित्रों, आज के प्रबोधन का विषय है शिक्षा की भारतीय परंपरा और नई शिक्षा नीति 2020। इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला के उद्बोधक हैं ख्यातिलब्ध शिक्षाविद, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के सजग प्रहरी श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर कैलाश चंद्र जी शर्मा। राजस्थान विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के पूर्व आचार्य डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी ने हरियाणा के अग्रणी विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति के दायित्व का निर्वहन अपने निर्धारित कार्यकाल से 1 वर्ष अधिक यानी 4 वर्ष तक कुलपति के रूप में योगदान दिया है। प्रोफेसर शर्मा को सेवानिवृत्ति के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिष्ठित संकाय अध्यायवृत्ति प्राप्त है। 35 वर्ष तक विश्वविद्यालयी अध्यापन से संबद्ध रहे प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी को विद्यार्थी काल में अपने विशिष्ट मेधा के लिए सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा से लेकर पीएचडी शोध कार्य तक अध्येता वृत्ति प्रदान किया गया। प्रोफेसर शर्मा विद्यार्थी प्रिय शिक्षक, कुशल अकादमिक प्रशासक एवं साथ साथ एक प्रतिभा संपन्न अनुसंधानकर्ता भी रहे हैं। अपने 65 शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जर्नल में आपके प्रकाशित हैं तथा आपने आपके निर्देशन में 21 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। कुलपति के रूप में आपके कार्यकाल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को अकादमिक जगत में नई ऊंचाई और विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। नैक द्वारा विश्वविद्यालय को गुणवत्ता के मानक पर A+ ग्रेड प्रदान किया गया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को स्वायत्तता के साथ प्रथम श्रेणी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को रूसा के तहत 100 करोड़ का विशेष अनुदान प्रदान किया। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत आदरणीय कैलाश जी को ज्ञानशील एकता की ध्येय के लिए समर्पित विश्व के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करने का गौरव भी प्राप्त है। ऐसे ख्यातिलब्ध शिक्षाविद, अकादमिक प्रशासक, अनुसंधानकर्ता
संगठनकर्ता मान्यवर आचार्य कैलाश चंद्र शर्मा जी का मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और पूरे आदर व सम्मान के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपया अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय कैलाश चंद्र शर्मा जी। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, मित्रवर आचार्य रजनीश जी और इस वेबिनार में उपस्थित सभी शिक्षाविद, छात्र छात्रा, संयोग ऐसा हो रहा है इन दिनों कि जिनसे लगातार प्रकट रूप से भेंट होती रही, उन सबको भी अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मिलना पड़ रहा है। और ये एक सुखद संयोग है कि वर्धा प्रत्यक्ष रूप से आना नहीं हुआ विश्वविद्यालय में रजनीश जी के आने के बाद, लेकिन इसके माध्यम से आज मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूं। ये जो विषय आचार्य रजनीश जी ने और आप लोगों ने जो रखा है आज की चर्चा के लिए, ये आज का वैसे तो समसामयिक विषय है, क्योंकि देश भर में चर्चा हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। लेकिन मुझे जानकारी है कि जब से मैं विद्यार्थी जीवन से कुछ शिक्षा के बारे में समझने लगा हूं, तब से और मेरे प्राध्यापक काल में लगातार भारतवर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर अनेक शिक्षाविदों को, विद्वानों को पढ़ा और सुना है कि भारतवर्ष की शिक्षा के विषय में सब लोगों ने क्या कहा है। मुझे ये भी ध्यान पड़ता है कि ये विषय केवल स्वतंत्रता के बाद में हमारे शिक्षाविदों ने, शिक्षकों ने, विद्वज्जनों ने चर्चा में लाया, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो स्वतंत्रता के पूर्व भी महापुरुषों ने चर्चा में लिया है। और इसलिए भले ही यहाँ पर बाहरी लोगों का शासन था, फिर भी भारतवर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके लिए स्वतंत्रता पूर्व में भी आयोग बने, कमेटियां बनी, चर्चाएं हुई। लेकिन जो सबसे प्रमुख आयोग जिसके बारे में चर्चा खूब हुई और जिसको बहुत अच्छा एक रिपोर्ट जिस आयोग की मानी गई, वो डॉक्टर कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में जो शिक्षा नीति आई थी वो माना गया था। बहुत और भी कमेटियां और आयोग आए, उनकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब उस कोठारी कमीशन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कुछ बातें स्पष्ट हुई, कुछ बातें हमारे शिक्षा जगत में क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में उल्लेख हुआ। ज्यादातर उसमें उच्च शिक्षा के विषय में बातें हुई, लेकिन कुल मिलाकर के भारतवर्ष की शिक्षा, इसमें परिवर्तन होना चाहिए और भारतवर्ष की शिक्षा, भारत ये जो हमारा चिंतन रहा है उसके आधार पे होनी चाहिए, ये निकष उस आयोग का भी था। जो विद्वान शिक्षा के बारे में चिंतन करने वाले हैं उन सबका भी निकष ये है कि भारतवर्ष की आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, अनेकों सकारात्मक परिवर्तन होने के बावजूद उसको भारतीय शिक्षा वास्तव में कह सकते हैं क्या, ये प्रश्न खड़ा होता है। कुछ शब्दों में इसको व्याख्यायित करना हो, एक दो वाक्यों में, तो कहा जाता है कि भारत की शिक्षा भारत केंद्रित शिक्षा नहीं है। भारत की शिक्षा भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इस भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की व्याख्याएं बहुत विद्वानों ने की हैं, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी इसका उल्लेख कुछ प्रतीकात्मक ढंग से कहा गया है। दो विश्वविद्यालयों का उल्लेख, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख उसमें हुआ है।
और ये कहा गया है कि जब हम भारत की शिक्षा, भारत केंद्रित की बात करते हैं, तो जैसी इन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा प्रदान की थी, वैसी व्यवस्था यदि आती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जैसी चाहिए वैसी परिवर्तित हो गई है। वस्तुतः भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का अर्थ जब हम करते हैं तो 4-5 बिंदु उसके ऊपर चर्चा होती है। उनमें से एक बिंदु तो ये होता है कि सबको, विद्वज्जन से लेकर के स्टेक होल्डर, सबको ये लगना चाहिए कि हमारी व्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश के अनुकूल व्यवस्था, हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार, हमारे देश के चिंतन के अनुसार व्यवस्था है। ये सबको लगना चाहिए, इसका एहसास सबको होना चाहिए। दूसरा विषय आता है कि पाठ्यचर्या क्या हो, क्या विषय हम हमारे अ, विद्यार्थियों को, छात्रों को हमें पढ़ाना चाहिए। वो जो पाठ्यचर्या है, वो पाठ्यचर्या उस प्रकार की नहीं है। तीसरा विषय आता है वित्त व्यवस्था से संबंधित। भारत की शिक्षा किस प्रकार से, उसका वित्त पोषण किस प्रकार से होना चाहिए। एक विषय आता है कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। शिक्षकों के बारे में अपने यहाँ पर बहुत चिंतन हुआ है, शिक्षकों के बारे में बहुत बात कही गई है, शोध के विषय में बातें कही गई है। तो ऐसे जब हम भारत केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो ऐसे कुछ विषय चर्चा में आते रहते हैं। मैं जब इस विषय की चर्चा कर रहा हूं तो आज की जो शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसको संदर्भ में लेते हुए मैं कुछ चर्चा बिंदु आप सब लोगों के निवेदन में रखना चाहता हूं। हम जानते हैं कि जब शिक्षा के उद्देश्य की बात भारतवर्ष में कही गई या कहे तो दुनिया भर में भी कही गई है, कही जाती रही है, तो दो उद्देश्य सामान्यतः कहा जाता है कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को व्यक्ति के नाते एक सक्षम व्यक्तित्व, मनुष्य, इसके नाते खड़ा कर सके। मनुष्यता का निर्माण यानी क्या है? मनुष्य तो हाड़ मांस से जो है वो देख करके कोई भी कहेगा ये मनुष्य है, लेकिन मनुष्य केवल उतना ही नहीं है। मनुष्य के जो शरीर और बुद्धि के अलावा उसका मन, मस्तिष्क, आत्मिक जो विकास है वो उस प्रकार का है क्या? ये प्रश्न हमेशा खड़ा करते रहे हैं और इसलिए ऐसी व्यवस्था हो जो एक बालक का, एक विद्यार्थी का इन चारों आयामों में ठीक से उसमें जो अंतर्निहित प्रतिभा है उसको बाहर निकाल सके और वो एक सफल नहीं, एक संतोषजनक जीवन जी करके और ये कहे कि हाँ, शिक्षा के कारण से मेरा जीवन ऐसा बन सका। ये एक उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए। दूसरा प्रमुख उद्देश्य बताया जाता है कि शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी होने की आवश्यकता है। समाज के प्रश्नों को शिक्षित व्यक्ति जवाब दे सके, उनका हल ढूंढ सके, उन प्रश्नों का समाधान दे सके। वो समाज अपने देश का प्रमुखता है ही है, लेकिन भारतवर्ष में चिंतन जब करते हैं समाज का, देश का, मनुष्यता का, तो वो चिंतन केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहता है, वो दुनिया के मनुष्य समाज के लिए और भी आगे बढ़े तो वो पूरी सृष्टि के विचार के विषय की तक जाता है। और इसलिए इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो यदि शिक्षित व्यक्ति नहीं दे सका तो फिर कौन देगा? तो ये जो दोनों प्रकार के उद्देश्य जो शिक्षा पूरी कर सकता है, ऐसी जो शिक्षा व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कहा जा सकता है कि हाँ, ये हमारी शिक्षा, हमारे चिंतन के अनुकूल शिक्षा है। ऐसी व्यवस्था देने के लिए क्या क्या बातें चाहिए, तो उसमें से एक बात प्रमुखतः आती है और वो प्रारंभ हो जाता है बाल्यकाल से कि शिक्षा व्यवस्था की भाषा, माध्यम क्या होना चाहिए, किस माध्यम में
हम बालकों को प्रशिक्षित करें, किस माध्यम से बालक का मस्तिष्क जल्दी किसी विषय को पकड़ सकेगा, उसको ग्राह्य कर सकेगा और आचरण में उतार सकेगा। तो ये वैज्ञानिक शोध हुए हैं, केवल भारतवर्ष का विषय कहा ऐसा ही नहीं, भारतवर्ष के वैज्ञानिकों, दुनिया के वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, समाज के चिंतकों ने, सबने ये माना है कि सामान्यतः बालक जो है वो 8 वर्ष की आयु तक अपनी मातृभाषा में, मातृभाषा कहे तो अपने उसके घर में बोली जाने वाली भाषा, उसके आसपास के परिवेश में बोली जाने वाली भाषा, उसमें यदि उसको कोई किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, किसी प्रकार के निर्देशन दिए जाते हैं, तो उसको वो जल्दी ग्रैस्प करता है, जल्दी पकड़ता है, उसके मस्तिष्क में वो जल्दी बात आती है, उसको वो बिना किसी प्रकार के बोझ के, दबाव के, उस चीज को वो आगे बढ़ करके स्वीकार कर सकता है। यदि उसके आसपास की भाषा के अलावा दूसरी भाषा पहले उसका बोझ डालें और फिर बाकी विषयों को उसको यदि हम समझाने की चेष्टा करें, तो उसमें उसको बोझ महसूस होता है और उसको वो स्वाभाविक नहीं लगता है। और इसलिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो अभी जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये कहा गया है कि जो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है वो कम से कम 5 वर्ष, 5 जो कालांश हैं, 5 वर्ग हैं, तब तक की शिक्षा उसको उसकी स्थानीय भाषा, उसकी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, उसमें उसको उसका माध्यम होना चाहिए। ये एक विशेष बात इस शिक्षा जो नीति है उसमें रेखांकित करके कही गई है। और मुझे लगता है कि इस बात को भारतवर्ष के विद्वानों ने जब भी कहा है हमारे देश की शिक्षा नीति के बारे में, भारत केंद्रित शिक्षा नीति के बारे में, तब बार बार इसका उल्लेख हुआ है। इसमें इस बात का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि जब हम मातृभाषा की, स्थानीय भाषा की, राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, तो क्या हम अंग्रेजी के विषय में हम नकारात्मक है क्या? और कुछ प्रांतों में ये हो सकता है कि हमारे ऊपर क्या कोई हिंदी वगैरह ऐसा विषय थोपने की बात हो सकती है क्या? जब राष्ट्रभाषा और भारत, ये जो लोकल लैंग्वेज या मातृभाषा की बात होती है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत खुली छूट है। और किसी को ये लगता है कि नहीं, यदि माना मैं उदाहरण के रूप में यदि कहूं कि तेलुगु के साथ में किसी को तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, 3 भाषा जो भी लेनी है, कोई भी वो 3 भाषा ले सकता है, लेकिन उसके उस बालक के लिए क्या ठीक है ये सोचे और इसलिए उसको उसकी भाषा में शिक्षा दें। ये पहली इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ये एक इस नीति के अंदर इस बात का उल्लेख हुआ है। दूसरा विषय आता है कि जो विषयों का रेजिमेंटेशन है, अभी तक हम प्रमुख रूप से 3 प्रकार के फैकल्टीज, संकाय के विषय की बात करते हैं। वो विज्ञान होगा, कला होगा, वाणिज्य होगा, फिर उसमें कुछ विषयों के बारे में हम उल्लेख करते हैं। वो विषय हो सकता है 20, 30, 50 ज्यादा विषय हो सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे विश्वविद्यालय में इन 10 विषय, कला संकाय में इन 10 विषयों में से कोई कॉम्बिनेशन आपको 3 विषय चुनने पड़ेंगे। वाणिज्य में ये होगा, विज्ञान में ये होगा। इसके विषय में कहा गया है कि ये जो रेजिमेंटेशन है इसकी जरूरत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और इसलिए विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि उसको, बालक को अपनी चॉइस के अनुसार विषय लेने की छूट हो सके।
और इसलिए उदाहरण देकर के भी कहा गया कि भाई फिजिक्स के साथ में संस्कृत कोई ले सकता है, फिजिक्स के साथ में म्यूजिक कोई ले सकता है, फिलोसफी के साथ में कोई मैथ्स पढ़ सकता है। ऐसे विषयों का चुनाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रेजिमेंटेशन टूटना चाहिए। ये एक बड़ी बात इस शिक्षा नीति के में कही गई। मुझे लगता है कि जब हम हमारी प्राचीन व्यवस्था के बारे में कहते हैं, भारत की शिक्षा के बारे में कहते हैं, तो जो उल्लेख हमारे शास्त्रों में हुआ है, हमारे जो श्रेष्ठ पुराने जो विश्वविद्यालय रहे हैं उनमें, कि कोई भी कहीं का भी विद्यार्थी आकर के अपने विषय चुन करके और अपने आचार्यों के पास बैठ करके उन विषयों को सीख सकता था। ऐसे रेजिमेंटेशन की व्यवस्था वहां नहीं थी। आधुनिक व्यवस्था में वो व्यवस्था है। आज की शिक्षा नीति जो आई है उसमें इसका उल्लेख हुआ है। मुझे लगता है कि फिर ये भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की ओर ले जाता है, और जो आज के वर्तमान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फीडबैक भी अधिकांश का ऐसा आया कि साहब ये जो रेजिमेंटेशन का विषय है उसके कारण से कई बार कोई विषय बहुत बोझिला लगता है। एक विषय उसके बहुत अच्छा है, वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है, लेकिन मजबूरी है कि उसको उसके साथ में या तो केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, फिजिक्स लेनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह ऐसे विषय लेने पड़ेंगे जिनमें उसकी रुचि नहीं। तो ये मुझे लगता है कि एक बात बहुत और महत्वपूर्ण इस व्यवस्था के में कही गई है। तीसरा मुझे लगता है कि जो स्कूल लेवल से ही जिसके लिए कह दिया गया कि बोर्ड केवल 12वीं का होगा, 10वीं का बोर्ड अब नहीं होगा। 12वीं तक जो बालक पढ़ेगा उस सभी बालकों को सब विषय पढ़ाए जाएंगे। और शायद पहली बार, मुझे और दूसरी नीति का ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें शायद पहली बार ये उल्लेख हुआ है कि जो पाठ्यचर्या है वो आयु के अनुसार वो तय होगी कि भाई जो 5+3+3+4 ये जो व्यवस्था है उसमें 5 का मतलब ये है कि पहले 8 वर्ष तक उसमें 3 साल तो बालक का जो बाकी जो जिसको नर्सरी वगैरह कहते हैं वो होगा, और प्रथम और द्वितीय ये जो श्रेणियां हैं वो इस 5 साल वाले इसके अंदर 8 वर्ष की आयु तक के उसके अंदर बालक सीखेगा। उसके बाद में उसके 3 यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, और फिर 3 यानी छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे करके वो आगे 12वीं तक जाएगा। और इस कौन सी आयु में, 8 वर्ष का है तो क्या पढ़ना चाहिए, 11 वर्ष का है तो क्या पढ़ना चाहिए, 15 वर्ष का होता है तो क्या पढ़ना चाहिए। सामान्यतः हम देखते हैं नर्सरी के अंदर भी बहुत सारी जो पब्लिक स्कूलों में एडमिशन्स होते हैं, आप सब लोगों का अनुभव होगा कि उन पब्लिक स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन से पहले भी कोचिंग प्रारंभ हो जाती है बच्चों की। 2.5 साल में कोचिंग प्रारंभ कर देते हैं और बाहर ट्यूटर्स के पास भेजते हैं। वो उनके मैथ्स की कुछ बात समझाता है, अंग्रेजी प्रमुख रूप से समझाता है, बाकी विषयों की जानकारी देता है। तो ये जो 2.5-3 साल के बच्चे को जिसको किसी बड़ी स्कूल में एडमिशन चाहिए, उस समय वो 1-2 साल पहले, नर्सरी से पहले ही वो इस प्रकार के विषय सीख के जाता है। फिर वहां उसका टेस्ट होता है, उसके माता पिता का टेस्ट होता है, उसके बाद उसका एडमिशन होता है। जबकि इसमें ये कहा गया है कि सरकार के स्तर पे ये जो बाल्यकाल की अवस्था है, 3 वर्ष से लेकर के 2-3-4 वर्ष तक, वो सरकार के स्तर से वो व्यवस्था की जाए, सभी देश के ऐसे बालकों के लिए वो व्यवस्था की जाए, एक अच्छी देखभाल की व्यवस्था की जाए, और उसको खेलते खेलते कुछ विषय प्रकृति से संबंधित, उसके आसपास के संबंधित, खेल खेल में वो विषय उसके सामने आने चाहिए। ये जो विषय की पाबंदी के साथ इसको ये हिंदी में ये पढ़ना है, अंग्रेजी में ये पढ़ना वगैरह, ये उसके ऊपर प्रारंभ में जोर नहीं डालता।
तो आयु के अनुसार 12वीं तक अलग अलग पाठ्यचर्या, और 12वीं के बाद में उसको कॉलेज जो शुरू होता है, उच्च शिक्षा जो शुरू होती है, उसमें विषय की छूट हो, विदाउट रेजिमेंटेशन वो अपने अनुसार ले। और 12वीं तक, यानी छठी क्लास से 12वीं तक, उसको विभिन्न प्रकार के स्किल्स, उसकी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए। इसके संबंध में उल्लेख भी हुआ है कि भाई महात्मा गांधी जी ने जो नई तालीम कहा था, उसकी एक प्रमुख बात ये थी कि बालकों को क्राफ्ट की जो नॉलेज है, उसके हाथ की जो नॉलेज है, उसको बालक को सिखाई जानी चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, प्रैक्टिकल्स हैं, इसके आधार पर कोई न कोई उसको और स्किल उसको उसमें आ जाए 12वीं पढ़ते पढ़ते। और जब महात्मा गांधी कहते थे, तो महात्मा गांधी तो तकली काटना, जो कपास काटना जो है, उसको कहते थे कि सबको आवश्यक रूप से समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए। और वो जो स्वदेशी विषय है उसके साथ भी जुड़ा है, वो विषय भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो विषय रोजगार के साथ में भी जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष के ज्यादातर जो रोजगार हैं, पुश्तैनी जो रोजगार चलते थे, क्वालिटी के जो एम्प्लॉयमेंट होता था घरों के अंदर, वो सब इस नई शिक्षा जो हमारी चल रही है, इसने सब को तहस नहस कर दिया है। उल्लेख जो होता है बार बार, अभी इन दिनों तो जो एकदम से ही भारतवर्ष का दुश्मन बना हुआ है ऐसा देश, जो कुटीर उद्योग भारतवर्ष के अंदर होते थे, अधिकांश उस देश के अंदर कुटीर उद्योगों ने अपना लिए। उन्होंने हर घर में ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगाए हुए हैं। भारत में परंपरागत रूप से इस प्रकार के हाथ की कला जानना ये होता था। उनके अंदर इस शिक्षा जो हमारी चल रही है, उसने ये स्थितियां उत्पन्न कर दी कि सब फला जो काम होगा वो छोटा होगा, और फला काम जो होगा वो बड़ा होगा। और इसलिए धीरे धीरे, जिसको सामान्यतः हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, उसकी ओर चले गए लोग। और इसलिए उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उस क्षेत्र की यदि कोई सर्विस नहीं मिल रही है, तो वो कोई दूसरी छोटी सर्विस भी कर लेगा। किसी के घर के अंदर, घर में उसके यहाँ पर परिवार में 100 एकड़ जमीन है, उस जमीन पर कृषि अच्छे से मैं कैसे करूं, ये न करके जमीन को छोड़ करके वो क्लास 4 की नौकरी करने के लिए कहता है कि मैं ये नौकरी करूंगा, जमीन पे काम नहीं करूंगा, कृषि का काम नहीं करूंगा। ऐसी एक मानसिकता कुल मिलाकर के बनी। तो ये जो 12वीं तक के जो बालक हैं, उन सबको स्किल सीखनी ही चाहिए। उसको कोई सर्विस मिले या नहीं मिले, वो आगे चल करके यदि उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहिए, तो 12वीं के बाद में वो कोई न कोई अपना काम, स्वयं का काम शुरू कर सकता है। जब इस शिक्षा नीति में मेडिकल एजुकेशन की बात कही गई है, तो वहां पर उल्लेख हुआ है इस बात का कि भाई ये एमबीबीएस केवल जो ईसीजी करना है, उसके लिए एमबीबीएस की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ईसीजी किसी को एक ट्रेनिंग हम दें और वो ईसीजी आराम से कर सकता है, उसको एक रोजगार भी मिलेगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा इस प्रकार का इधर उधर भटकने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो बीटेक कर लेता है, वो बायोटेक कर लेता है, उसके बाद में भी वो जाकर के ईसीजी ही करता है, यदि तो अनावश्यक उसके समय का, उसके धन का दुरुपयोग होता है। और कुल मिलाकर के एक, जिसको कहते हैं मन में एक फ्रस्ट्रेशन आता है, उस प्रकार के विषय इस शिक्षा में से जाते हैं। तो यदि हम 12वीं तक के बालकों को ये देते हैं, तो धीरे धीरे किसी न किसी स्किल को सीख करके वो अपने लिए कुछ काम करने के लिए खड़ा हो सकता है। सोशल वर्क की ट्रेनिंग सब बालकों को दी जानी चाहिए, सब बच्चों को दी जानी चाहिए। ऐसा एक विषय इसमें कहा गया है, और ये कहा गया है कि उच्च शिक्षा आते आते पर्पजफुल एजुकेशन रहे। केवल मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं ग्रेजुएशन कर लूं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो पीएचडी कर लूं। ये जो है एजुकेशन का पर्पज नहीं होता है। एजुकेशन पर्पजफुल होनी चाहिए। मैं ये जो विषय पढ़ रहा हूँ, जो ये पढ़ने के बाद मुझे क्या करना है,
ये ठीक है कि किसी को ये भी हो सकता है कि मैं काम तो कुछ फला और करूंगा, लेकिन मेरी रुचि का विषय ये है जिसको मैं आगे बढ़ाना, ये विषय ऐसे हो सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ बाहर जो मुझे एक अच्छे पैकेज वाली नौकरी मिलेगी इसलिए मुझे फला विषय पढ़ना चाहिए, नहीं, वो नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये। और इसीलिए आप जानते हैं कि शिक्षक जो जिसका एक उच्च स्तर माना गया कि समाज के निर्माण में शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, उसको सबसे लास्ट की चॉइस आती है, कुछ नहीं मिला कहीं तो चलो बीएड कर लो, और इसलिए बीएड की फौज हो गई। और फिर शुरू में ही हुआ कि बीएड करने के बाद में चूंकि आवश्यक हो गया स्कूलों के अंदर बीएड के बिना नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर लोगों ने एक साथ लगातार बीएड कॉलेज खोलना शुरू कर दिया। व्यवस्था की संकल्पना व्यवस्था करने वालों को नहीं, और उस व्यवस्था का उपयोग करने वालों को नहीं। और कुल मिलाकर के देश भर में इतने सारे बीएड खुले हैं तो उनका दुरुपयोग शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन कराइए, फीस आप परीक्षा दे दीजिए और डिग्री आपको हम दिलवा देंगे। ये धंधा जब चलने लगा और कुछ वर्ष चला तो अब जाकर के सब लोग चेतने लगे हैं कि नॉन अटेंडिंग बीएड कॉलेज चल रहे हैं देश भर में सभी प्रांतों के अंदर। इस नीति में कहा गया है कि जो ऐसे नाकारा बीएड कॉलेजेस हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। और 12वीं के बाद में ही जिसको शिक्षक बनना है, जिसने ये तय करना है किया है कि मेरे जीवन में तो मुझे शिक्षक बन करके ही आगे मेरे जीवन को चलाना है, बढ़ाना है, तो 12वीं के बाद में 4 साल का कोर्स करते हुए, रेगुलर कोर्स करते हुए वो बीएड करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि वो बीएड अलग से बीएड कॉलेज नहीं होगा, वो मल्टी डिसिप्लिनरी जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय होगा उसी में वो बीएड की पढ़ाई भी करेगा। इसके साथ जुड़ी हुई बात जो एक महत्वपूर्ण इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए यही मैं उल्लेख कर देता हूं कि इस नीति ने एक बहुत बड़ी बात और कही है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थान वो मल्टी डिसिप्लिनरी कैटेगरी के होने चाहिए, बहुसंकायी प्रकार के उनका चरित्र होना चाहिए। सभी का यूनिटरी प्रकार की कॉलेज, एक संकायी कॉलेज, एक संकायी विश्वविद्यालय ये नहीं चाहिए। एक बड़ी बात इस शिक्षा नीति में कही गई है और घोषणा करते हुए इसकी सरकार ने भी इस बात का संकल्प किया है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर शायद 2030 तक का लक्ष्य दिया है कि हम सभी देश के सभी ऐसे जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको बहुसंकायी उसमें बदल देंगे, या तो सभी संस्थान बदल लें या जो नहीं बदल सकते वो बंद हो जाएंगे, केवल बहुसंकायी संस्थान चलेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान भी है। एक प्रांगण में केवल एक ही प्रकार का विषय जब चलता है उससे मोनोटोनी आती है, उससे बालक के विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं अपने घर के अंदर अपने देश की संस्कृति ऐसी है, परिवारों में, घरों में हर महीने में कुछ न कुछ नवाचार होता है, कोई नई बात होती है, वो उत्सव होंगे, त्योहार उत्सव होंगे, कोई और बात होगी, उससे एक मोनोटोनी ना होकर के एक लाइवलीनेस बनी रहती है। इसलिए भारतवर्ष में ये जो पारिवारिक संस्था है उसके ऊपर जोर दे करके कहा गया है कि इसकी आवश्यकता है, इससे अवसाद नहीं आते हैं, तो व्यक्ति की रुचि बनी रहती है, जीवन के प्रति रुचि बनी रहती है। तो ऐसे प्रांगण होंगे उच्च शिक्षा के जहां पर बहुत सारे प्रकार के विषय पढ़ने वाले होंगे, बालक एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में, बाकी जगहों पर संगीत वाला सीख करके संगीत सीखने वाला बालक यदि हॉस्टल के अंदर किसी मैथ्स से पढ़ने वाले बालक के साथ में चर्चा करता है तो अपने अपने विषय की विशेषता जब वो बताते हैं उसमें लोगों को रुचि आती है। तो ये एटीट्यूडनल डिफरेंस भी शुरू हो जाता है और सीखने के लिए उसको ज्यादा बड़ा एक विस्तारित एक परिसर मिलता है। तो ये एक इसके पीछे एक विषय बताया गया है और इसमें कहा तो ये गया है कि ये व्यवस्था करने के लिए एक बहुत बड़ा काम है कि 3 प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थान होंगे। एक
जिनके अंदर शोध और शिक्षण दोनों होंगे, लेकिन उनका ज्यादा केंद्र शोध के ऊपर होगा। कैसे उच्च स्तर का गुणवत्तापूर्ण शोध किया जा सकता है, उस पर वो ज्यादा ध्यान देंगे। दूसरे, शोध और शिक्षण दोनों होंगे, लेकिन शोध कम, शिक्षण पे वो ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसे दो प्रकार के विश्वविद्यालय कहे। और तीसरे एक तरह से महाविद्यालय होंगे, स्वायत्त महाविद्यालय होंगे, जहां पर प्रमुखता शिक्षण को होगी। उस पे रोक नहीं है, शोध की रोक नहीं है, लेकिन प्रमुखता शिक्षण पे होगी। और वो ऑटोनोमस प्रकार के होंगे, वो अंडर ग्रेजुएट के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन किसी को लगता है कुछ पीजी कोर्स चलाना है, तो उसके ऊपर भी रुकावट नहीं है। तो ऐसा एक खुलापन। और एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये सब जो संस्थान हैं, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के लिए तो अधिनियम वगैरह बनते हैं, उनकी जो एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बॉम वगैरह ये सब बनते हैं, सिंडिकेट और ये सब बनते हैं। लेकिन कॉलेजेस के लिए कहा गया है कि उनके संचालन के लिए एक अलग से प्रबंधन मंडल होगा। उस प्रबंधन मंडल के अंदर अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और वो स्वायत्त वो जो मंडल है वो उस संस्थान का संचालन करेगा। एक तरह से कहा जाए तो शिक्षा को स्वायत्त बनाने की दृष्टि से ये इस प्रकार के ये संस्थान बनने चाहिए, इसके ऊपर जोर दिया गया है। और यदि मुझे लगता है कि इसी मानसिकता से यदि ये व्यवस्था आगे बढ़ती है, तो एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने जा रहा है। एक महत्वपूर्ण, जिसमें बाकी आयोगों वगैरह में कम चर्चा हुई, लेकिन एक महत्वपूर्ण ध्यान दिलाया गया है कि भारत का जो ज्ञान विज्ञान है दुनिया को, उसको हमारे पाठ्यचर्या के अंदर उचित स्थान मिलता नहीं है। उचित का स्थान ही नहीं मिलता है। लेकिन कम से कम उच्च शिक्षा के अंदर और बाकी विद्यालयी शिक्षा के अंदर भारत की जो ज्ञान विज्ञान की जो देन है, वो हमारे पाठ्यचर्या में आवश्यक रूप से आनी चाहिए। और बहुत सारे, रजनीश जी तो हमारे यहाँ के जो संस्कृत और हमारा जो शास्त्र है यहाँ के, उनका बहुत अध्ययन है। और कहा जाता है कि भाई बाणभट्ट ने तो 64 कलाएं बताई थी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की कलाएं, उनका उल्लेख अपने शास्त्रों में हुआ है। म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स, कारपेंट्री वगैरह सब। तो ये सब बहुत अच्छे स्तर से यहाँ पर विकसित हुए हैं। वो उसका उपयोग हमारे बच्चों के लिए हो नहीं रहा है। उसका समावेश होना चाहिए। लोक विद्या का समावेश पाठ्यचर्या में आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो इस प्रकार से पाठ्यचर्या में ये सब विषय यदि आएंगे, तो बच्चे की क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग, फिलोसफिकल थिंकिंग, इन सब की माइंड की फैकल्टीज, उनका विकास होगा। ऐसा विषय इसमें कहा गया। वित्त व्यवस्था की चर्चा लगातार अपने देश में होती रही है। शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उस समय, इसमें भी हुई है। और वित्त व्यवस्था के अंदर सामान्यतः हम लोग ये सुनते आए हैं विद्वज्जनों से, भारतवर्ष में भारत की शिक्षा, इसको कभी भी ये कमोडिटी नहीं माना गया। शिक्षा ये कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है। इसका उल्लेख 2001 का जो कोर्ट का निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एटीएम पाई केस जो है उसमें भी उल्लेख हुआ है। और पहला ही वाक्य उन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ चैरिटी, नॉट ए कमोडिटी। ये जो कंसेप्ट है ये उतरा नहीं भारतवर्ष, बल्कि 1990 के दशक के बाद से कमोडिटी वाला विषय शिक्षा का ज्यादा बढ़ता चला गया। और जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, विशेष रूप से शासन की बात मैं करूंगा, उन्होंने कहा है कि भाई सरकार ये शिक्षा नहीं संचालित कर सकती, प्राइवेट सहभाग होना चाहिए। और इसलिए प्राइवेट लोग शिक्षा में आने चाहिए और खुली छूट दी। उस प्राइवेट को शिक्षा में आने के लिए सब प्रकार की छूट देते हुए कहा गया कि आप अपने संस्थान खोलिए, आप जो चाहें वो कोर्स चलाइए, आप जो चाहें वो फीस तय करिए। और इसलिए जो व्यवसाय व्यापार करने वाले लोग थे, जिनके व्यापारों में, बाकी व्यापारों में घाटा हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है,
और इसका उल्लेख उस समय हुआ था 90 के दशक में। अमेरिका ने कहा था कि कम से कम $75 ट्रिलियन का जो है ये सेवा क्षेत्र है एजुकेशन, और इसलिए इसको गेट्स की परिधि में लाना चाहिए। और उसका सब दूर तक हुआ, सारे इस प्रकार से व्यापार करने वाले लोग एक्टिव हो गए और उन्होंने इस एजुकेशन में से कमाई करने के लिए ऐसे बड़े-बड़े संस्थान विकसित कर दिए। भारत में कभी भी ये व्यवस्था नहीं रही, शासन पर ही केवल निर्धारित ये व्यवस्था भी नहीं रही। हम ये भी नहीं कह रहे हैं, जो कई लोग कहते हैं ना कि ये तो सरकार का काम है, सरकार को ये करना चाहिए। उल्लेख बहुत लोगों ने किया है, रूस के अंदर बालकों का सारा विकास का जो शिक्षा का खर्चा सरकार उठाती है, वगैरह-वगैरह। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो एक कंसेप्चुअल इतनी बड़ी भ्रांति है। सामाजिक सहभाग होना चाहिए, लेकिन चैरिटी की बेसिस पे होना चाहिए। इस नीति के अंदर 2020 की जो शिक्षा नीति है, उसमें इसका उल्लेख हुआ है कि ऐसे जो समाज के जो लोग फिलैंथ्रोपिक जो एटीट्यूड वाले जो लोग होते हैं, जिनका समाज के लिए कुछ करने का होता है, विवेकानंद कहते हैं कि तुम अपनी कमाई का 20% कम से कम समाज के लिए लगाओ। ऐसे बड़े उद्योगपति देश के अंदर हुए हैं, जिनका उदाहरण है कि वो अपनी कमाई का निश्चित 1% समाज के लिए देते थे। आज के जैसे कमाने वाले उद्योगपति नहीं होते थे। इस एटीट्यूड को बढ़ाना चाहिए और प्राइवेट फंडिंग इसी आधार के ऊपर शिक्षा के अंदर आनी चाहिए और ऐसे लोग स्कॉलरशिप दें बच्चों को, संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में सहयोग करें, फैकल्टी के डेवलपमेंट में सहयोग करें, रिसर्च करवाने में सहयोग करें। ऐसे इस प्रकार के लोगों का सहभाग हो और ऐसे लोग जब दान दें तो सरकार व्यवस्था करे कि उस दान का 100% टैक्स एग्जेम्पशन उनको मिले। ऐसे ये भी है, कहा गया है कि क्राउड फंडिंग एक बात हो सकती है, उसके माध्यम से संस्थानों को जनरेट करना चाहिए। तो ये जो नया एक विषय जोड़ा और सरकार अपनी ओर से उसके अंदर निवेश बढ़ाए। ये जो एक अंतर कहा गया ना कि हम इस विभाग में इतना खर्चा करते हैं, इस विभाग में इतना खर्चा करते हैं, शिक्षा में इतना खर्चा करते हैं, नहीं शिक्षा में खर्चा नहीं, शिक्षा में निवेश किया जाता है। तो निवेश को प्रति समय बढ़ाते रहना चाहिए और इसके लिए लगातार विषय कहा है और मुझे लगता है कि जब कैबिनेट ने इसको स्वीकार किया और उसके बाद में जो ब्रीफिंग भी हुई है उसको यदि लिया जाए तो ध्यान में आता है कि सरकार कह रही है कि हम इसको आगामी 5 साल तक जो एक्सपेंडिचर होता है उसका 20% तक ले जाएंगे, आगामी समय में 10% से शुरू करके उसको बढ़ाते हुए। तो ये यदि होता है तो ये एक बड़ी बात है। तो प्रमुख रूप से सरकार भी बढ़ाए और बाकी जो व्यवस्था है, बहुत कम जो है बच्चों के ऊपर बहुत कम भार शिक्षा का आना चाहिए, एक बात। एक विषय शोध के ऊपर ध्यान देने के लिए एक अलग से फाउंडेशन बनाने की बात कही गई है। शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो बॉडीज की बात आई है, उस बॉडीज में कई परिवर्तन सुझाए हैं। इनके स्कूलों के क्लस्टर्स बनाने की बात कही गई है, स्वायत्त महाविद्यालयों की बात कही गई है, शिक्षा आयोग राष्ट्रीय स्तर पे बनाने की बात कही गई है। एक बात जब पाठ्यचर्या की और बच्चों के उसकी बात मैं कर रहा था फ्लेक्सिबिलिटी की, तो एक बात और कही गई है कि एक राष्ट्रीय क्रेडिट बैंक बनाना चाहिए और बच्चे अपने जो पाठ्यक्रम हैं, जो सीबीसीएस में तो वो बात आ जाती है, क्रेडिट स्कोर करने की बात आ जाती है। तो अलग-अलग पाठ्यक्रमों के अलग-अलग क्रेडिट स्कोर्स होते हैं। तो माना किसी को 200 क्रेडिट 4 वर्ष के पाठ्यक्रम में उसको 200 क्रेडिट अर्न करना है। 2 साल 4 सेमेस्टर उसने कर लिए और उसमें लगभग उसने 100 सवा 100 क्रेडिट्स माना अर्न कर लिए। उसकी कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जिसके कारण से वो आगे पढ़ाई अपनी जारी नहीं कर सकता। तो जितने क्रेडिट्स उसने अर्न किए हैं वो उस क्रेडिट बैंक में उसके जमा हो जाएँगे और बाद में जब उसकी सुविधा होगी तो बचे हुए जो क्रेडिट्स हैं वो फिर से अर्न करके अपनी डिग्री प्राप्त कर सकता है। ये जो एग्जिट की और एंट्री की जो व्यवस्था है, ये यदि होती है तो बहुत बड़ा एक तनाव बच्चों के सिर पर से जाता है। ये एक बड़ा चेंज उच्च शिक्षा में
हो सकता है ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी चेंज होगा यदि होता है तो, और होना चाहिए मुझे लगता है कि ये क्रेडिट अर्न करे, अपने क्रेडिट बैंक में जमा करे। जब उसके किसी कारण से बीच में उसका अध्ययन छूटता है तो उसको वो दोबारा से प्राप्त करके और अपनी डिग्री प्राप्त कर सकता है। ये एक विषय ये भी आया है कि अभी एक समय में एक डिग्री के लिए कोई व्यक्ति अध्ययन करता है, तो एक ऐसा भी दिया जाए कि भई जैसे 4 साल है, तो उसको एक निश्चित, उसमें उल्लेख नहीं हुआ है कि एक निश्चित समय का बीच में यदि वो छुट्टी लेना चाहे, तो छुट्टी लेकर के किसी और कोर्स को भी कर सकता है। जैसे माना कोई 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई डिप्लोमा कोर्स है, उसको लगता है कि उसके करियर के लिए वो बहुत उपयोगी रहेगा और ये 4 साल तक मैं जब तक करूँगा और अभी मुझे इसमें एडमिशन मिल रहा है, मैं ये कर सकता हूँ। तो उसको वो 1 साल का बीच में यदि छुट्टी मिल जाती है, वो करके आ जाए और बाद में अपनी ये डिग्री पूरी कर ले। तो ऐसा एक निश्चित अवधि का उसको बीच में ब्रेक भी दिया जा सकता है, ऐसा एक विषय इसके में कहा गया है। शिक्षा की पहुँच सार्वभौमिक होनी चाहिए और सबको समाहित समान रूप से करने वाली होनी चाहिए। इसका उल्लेख है, मैं बहुत विस्तार से नहीं करूँगा क्योंकि ये जो अपॉर्च्युनिटी जो दी जा रही है, अभी भी वर्गों के हिसाब से उनके जो पिछड़ गए हैं, हमारे समाज के बंधु लोग, उनको किस प्रकार से व्यवस्था उसके बारे में ठीक ढंग से सोच करके और वो सुदूर हर जगह पे उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करने से वो सर्वसमावेशी भी शिक्षा बनेगी और सार्वभौमिक शिक्षा भी बनेगी। ऐसी बात इसमें इस शिक्षा नीति में कही गई है। और एक हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। यूजीसी जो संका जो है उसके बारे में एक अभी तक बना हुआ है कि ये रेगुलेटरी बॉडी है, रिकमेंडेटरी बॉडी है या फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली बॉडी है और वो कोई भी काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सुझाव ये है कि उसको केवल ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांटिंग फंड ग्रांटिंग काउंसिल के रूप में कन्वर्ट कर दे क्या, ऐसा विषय एक उसके अंदर कहा गया है। और एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम बनाने की बात है, जिसमें जो आईटी से रिलेटेड चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, उसकी व्यवस्था वो फोरम करे। ये अखिल भारतीय स्तर का विषय बने, ऐसा इसमें कहा गया है। व्यावसायिक शिक्षा, इसके बारे में कहा गया है कि 2025 तक कम से कम 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था शासन के द्वारा करनी चाहिए और सभी स्तर पे ये प्रौद्योगिकी इसको आवश्यक रूप से पाठ्यक्रमों में करना चाहिए उपयोग। कृषि के ऊपर अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि को, लॉ को, बीएड को, हेल्थ को, इन सब ये जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनकी रीस्ट्रक्चरिंग, भारत के अनुकूल रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। अभी ये होता है कि सबके अपने अपने अहम होते हैं, हमारी जो पद्धति है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, बल्कि ये कहा गया कि भारतवर्ष का समाज जो है सभी प्रकार की जो पैथी हैं, पद्धतियां हैं मेडिकल से रिलेटेड, उनका उपयोग करता है। इसलिए अलग अलग प्रकार की विशेषता लेने वाले लोगों को भी जो सामान्य योग से संबंधित, आयुष से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी से संबंधित कुछ प्राथमिक जानकारियां सबको होनी चाहिए, मूल समझ सबको होनी चाहिए, इस प्रकार की बात उसमें आई है। रिक्रूटमेंट के लिए कहा गया है कि फैकल्टी का जो और स्टूडेंट का जो रेशो है वो अभी ठीक से फुलफिल नहीं होता है। जो एडहोकिज्म है, कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वगैरह के ऊपर, कालांश बेसिस के ऊपर जो है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करके रिक्रूटमेंट की व्यवस्था लगातार बने और 30 और 1 के अनुपात में शिक्षार्थी शिक्षक रेशो के अनुसार रिक्रूटमेंट हो। तो ऐसी बातें इस जो नीति है, अभी की जो ये नीति आई है, 2020 की जो नीति आई है, उसमें कहा गया है। और मुझे लगता है कि इस नीति को बनाने वाला जो समूह है, उस समूह की जो नीयत है, उस समूह की जो सोच है,
वो शायद स्पष्ट होने के कारण से ही जो इस शिक्षा नीति का परिचय है, इस परिचय का पहला वाक्य कहा गया है, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। ये शिक्षा के बारे में कहते समय शिक्षा नीति के जो लोग हैं, वो प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसके ये वाक्य हैं। उससे हम समझ सकते हैं कि शिक्षा नीति बनाने वाले जो लोग थे, उनको शिक्षा की कम से कम उद्देश्य क्या होना चाहिए इसकी स्पष्टता थी। और अभी इसको कैबिनेट से जब लिया गया है तो अंत में इसमें शिक्षा नीति में कहा गया है, संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय से एवं उनसे परामर्श करके केंद्र में राज्य दोनों स्तरों पर विषयवार क्रियान्वयन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा, जो इस नीति के उद्देश्यों को चरणबद्ध और स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार एक विस्तृत क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी। मुझे लगता है कि यदि शिक्षा नीति को बनाने वाले और फिर उसको लागू करने वाले लोगों को उद्देश्य स्पष्ट है, नियत साफ है, तो ये नीति भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की ओर जाने की एक बहुत बड़ी, जिसको मील का पत्थर कहते हैं, उस नीति के रूप में ये नीति मुझे लगता है बन पाएगी। और आने वाले 10 वर्ष निकलते निकलते यदि फेज्ड मैनर में सब विषय इस शिक्षा नीति के लागू होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को शायद ये कहने की आवश्यकता बाद में नहीं पड़ेगी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत केंद्रित नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार की शिक्षा नीति की ओर तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाना चाहिए। ये दोनों स्तर पे होने की आवश्यकता है। पहला स्तर है शासन की ओर से, अभी ये कैबिनेट ने अप्रूव करके घोषित कर दिया है, समाज के लिए सामने आ गया है, लेकिन ये अभी संसद में जाएगी, संसद के बाद में फिर ये लागू हो जाएगी। चरणबद्ध ढंग से शासन व्यवस्था इसको लागू करे, पहली आवश्यकता। दूसरी, हमारे जो लोग हैं, विशेष रूप से संस्थानों में काम करने वाले लोग हैं, और अपेक्षा ये है कि नॉन टीचिंग से वो अपेक्षा नहीं की जा सकती, टीचर से की जा सकती है। टीचर्स इसके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझें। आज के बालक को क्या चाहिए, आज के समाज को क्या चाहिए, आज के भारत को क्या चाहिए, आज के विश्व को क्या चाहिए, और उसके अनुसार वो खुले मन से तुरंत अपने अपने संस्थानों में इस नीति के अनुसार सब प्रकार के परिवर्तन फेज्ड मैनर में तुरंत प्रभाव से करें। ऐसा यदि ये होता है, मुझे लगता है कि ये भारत के लिए उपयोगी नहीं होगा। भारत की यदि श्रेष्ठ व्यवस्था बनती है, उससे अच्छे नवयुग बनते हैं, वो विश्व के लिए उपयोगी है ऐसी व्यवस्था। तो मुझे लगता है कि जो मुझे कुछ महत्व के बिंदु लगे थे वो मैंने संक्षेप में आपके सामने रखे हैं। पूरी व्यवस्था में से और बहुत सारे विषय निकल सकते हैं। कोई बात ऐसी रह गई है तो आप लोग कोई जोड़ सकते हैं, या कोई और स्पष्टता करनी है तो हम चर्चा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात को एक बार रोकता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुविचारित प्रबोधन के लिए आदरणीय कैलाश चंद्र शर्मा जी को सादर साधुवाद। अब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म और दर्शन के अग्रणी विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूँ कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। साथ ही यदि उचित हो और आपको लगे कुछ प्रश्न लेने को, तो उसे भी आप लेने की कृपा करें।
आदरणीय कैलाश चंद्र शर्मा जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि शिक्षा नीति के संपूर्ण दस्तावेज को, यद्यपि अब बहुत बड़ा नहीं है वो दस्तावेज, पढ़ने की सीमा में है, लेकिन इतना अर्थ गांभीर्य है कि पढ़ने के बाद भी उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, और इस व्याख्यान के बाद कोई भी उसको पढ़ करके उसकी दिशा और उसके हार्थ को समझ सकता है। यह तो एक विषय स्पष्ट हुआ। दूसरा विषय स्पष्ट हुआ किस प्रकार से यह शिक्षा नीति भारत की सांस्कृतिक परंपरा, भारत के सामाजिक यथार्थ वास्तविकता को संबोधित करती है, और किस प्रकार से 21वीं शताब्दी के आने वाले वर्षों की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हल करने की दृष्टि से, उन चुनौतियों का मुकाबला करने की दृष्टि से भारत की शैक्षिक व्यवस्था को खड़ा करेगी। उन्होंने सही कहा कि कोठारी कमीशन के बाद एक दिशा भारत की शिक्षा ने पकड़ी थी, भारतीय दृष्टि को सामने रख करके। यद्यपि वह शायद शिक्षा नीति उस कालखंड में जब आ रही थी, तब डिकॉलोनाइजेशन के प्रश्न दुनिया भर में इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। डिकॉलोनाइजेशन के दुष्परिणाम भी दुनिया ने इतने झेले नहीं थे, भारत सहित सभी देशों में। अभी आजादी का जज्बा इस देश के लोगों में काफी जीवित था, इसलिए उसमें भारत केंद्रितता की बात बहुत नहीं थी, किंतु भारतीय मूल्य परंपरा के आलोक में शिक्षा को स्थापित करने की बात थी। यह सब कुछ आपके व्याख्यान से स्पष्ट हुआ है। एक प्रश्न है, मुझे लगता है कि उसको ले लें, और यदि कैलाश जी इसको स्पष्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अध्यक्षीय व्याख्यान के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक अंकिता पटेल का प्रश्न है कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा की पद्धति फिर नई शिक्षा के रूप में उभर करके आएगी? यद्यपि आपका व्याख्यान उसको स्पष्ट करता था, लेकिन फिर भी नटसेल में इसको एक बार जरूर बताया जाना चाहिए। हाँ जी, और मुझे लगता है कि शायद आप भी अपने अध्यक्ष उसमें इसको कह सकते थे। ये जो शिक्षा नीति है, इसमें बहुत स्पष्ट इस विषय के ऊपर जोर दे करके कहा गया है कि भारत वर्ष की जो, और मैंने कहा ना कि 2 विश्वविद्यालयों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। उन विश्वविद्यालयों में कैसी शिक्षण पद्धति थी, कैसी व्यवस्था थी, यदि उसके विस्तार में जाएंगे तो मुझे लगता है कि ध्यान में आ जाएगा कि इस शिक्षा नीति को बनाने वाले लोगों की मंशा ये है कि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो लोग, जब भी हम भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की बात करते रहे तो आलोचक हमेशा ये कहते रहे कि ये तो उस समय में ले जाना चाह रहे हैं भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था को, जो आश्रमों में होती थी, जो वनों में जाकर के पढ़ते थे, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें करते थे। जब हम भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की कहते हैं बात, तो भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में ये बात आती है कि जो आपने रजनीश जी ने अभी जो जोड़ा कि ये जो सांस्कृतिक सामाजिक यथार्थ के जो प्रश्न हैं उनको लेते हुए, और भारत के देन को नकारना नहीं, उसको पीछे धकेलना नहीं, उस देन को नए शोध करते हुए आज के उसमें आगे बढ़ना ये आवश्यक है। और वो यदि इस व्यवस्था में आता है तो देखिए उसमें 2 बातें होती है। एक बात होती है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान में जेवर माइंस करके उदयपुर के पास में एक स्थान है। इतने माइंस की व्यवस्था, इतने प्रकार के शोध करने की व्यवस्था वहां पर रही है, कैसे कैसे अलग प्रकार की धातु को शोध करके निकालेंगे, वो व्यवस्था रही है, तहस नहस हो गई, पढ़ने को ही नहीं मिल रही है। यहाँ के बालकों को ही, राजस्थान के बालकों को ही पढ़ने को नहीं मिल रही है। दुनिया में तो छोड़िए, आप बाकी प्रांतों में तो छोड़िए,
तो वो यदि जाने कि कैसी श्रेष्ठ व्यवस्था है, उदाहरण दिए जाते हैं, यहाँ के लोहा स्तंभ के उदाहरण दिए जाते हैं, सब प्रकार की बातें हैं, वो आज फिर से यदि उन पे और आगे शोध करना है तो वो करे, लेकिन वो जाने, ये जानने से एक तो व्यक्ति को और दुनिया को भारतवर्ष ने क्या दिया है ये ध्यान में आएगा। दूसरा, ये युवक युवती के मन में एक श्रेष्ठता का भाव जागरण होगा, हमने किया है, हम कर सकते हैं, आज भी हम करेंगे, ये भाव जागरण होता है उसको, क्योंकि हमने पहले भी किया है। हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, जो कुछ आया पश्चिम से आया, जो कुछ विज्ञान आया पश्चिम से आया वगैरह जो बात आती है, जितनी सामाजिक विज्ञान की जो थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं वो सब पश्चिम की थ्योरी पढ़ाई जाती हैं। इतना श्रेष्ठ शास्त्र यहाँ का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र सब हुए हैं, विज्ञान हुए हैं, उनको हम पढ़ाते नहीं है, किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा नीति ने तो कहा है ये, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जो ही क्रियान्वयन का समय आएगा उस समय हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल होगा। एकेडमिक काउंसिल्स वगैरह हैं, अलग अलग निकाय संकाय बने हुए हैं, उनमें अधिकांश में शिक्षक हैं। इस मनसा को लेकर के यदि आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित समावेश होगा, भारत के हर विषय का समावेश होगा। बाकी मुझे लगता है कि रजनीश जी जोड़ सकते हैं इसमें। दरअसल एक प्रश्न और है, यदि आप इसको स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। गुरुदास उघाड़े का प्रश्न है, और ये प्रश्न वही है जिसकी चर्चा आप लगातार करते रहे कि भारत के विद्यार्थी, भारत के स्नातक में किस प्रकार से साहस का, किस प्रकार से एडवेंचर का उदय होगा और वो खतरे उठाने, चैलेंज स्वीकार करने वाला होगा। उसी को लेकर के प्रश्न है भी कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्पोर्ट्स को कितना महत्व दिया गया। मैं जब कह रहा था उस समय, ये अच्छा है उन्होंने प्रश्न किया तो ये ध्यान दिलाया, अच्छा है। उसने कहा, शिक्षा नीति में कहा है कि ये जो क्यूरिकुलर, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर वगैरह के जो विषय हैं ये नहीं होंगे, सारे विषय उसके पाठ्यचर्या के भाग होंगे। यानी उसको क्रेडिट अर्न करना है और उसका स्पोर्ट्स में उसकी अच्छी पकड़ है, वो कर सकता है किसी स्पोर्ट्स में, तो उस स्पोर्ट्स में उसको कुछ क्रेडिट मिल जाएंगे। वो गायन में अच्छा है, बहुत अच्छा है, पढ़ रहा है वो फिजिक्स लेकिन गायन में अच्छा है, तो वो गायन में कुछ अपने क्रेडिट अर्न कर सकता है। तो स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक जो विषय हैं जिनको एक्स्ट्रा करिकुलर कह करके उनको एक तरह से नकार दिया, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अंग हैं, वो पाठ्यचर्या के आवश्यक अंग बनेंगे, ऐसा इसके अंदर इस नीति में कहा गया है। जी, मुझे लगता है इस स्पष्टीकरण के बाद बहुत अधिक अध्यक्षीय जैसी कोई चीज के लिए जगह नहीं है। तथापि जो दशकों से कैलाश जी से सुनकर के सीखा है वो मैं भूला नहीं हूं पाठ, ये बताने के लिए एक बार फिर दोहराऊंगा। यह शिक्षा नीति वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा का विस्तार है। बीच में जो कट गया था 185 वर्ष इस देश के इतिहास के ऐसे हैं जो भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक, ज्ञान इतिहास, आर्थिक इतिहास की दृष्टि से यदि यूरोप में बैठ करके कोई लिख रहा होता तो कहता यही डार्क एज है भारत का। इस प्रकार 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति आने के बाद किस प्रकार से भारतीय शिक्षा को अशिक्षा के रूप में घोषित किया गया। शिक्षा वही है जो अंग्रेजी के माध्यम से आई है, भारतीय भाषाओं के माध्यम से जो शिक्षा आई है वो शिक्षा ही नहीं है। और 1828 में उनका सर्वेक्षण भारत में 70% साक्षरता की बात कर रहा था, वही 1835 में वह साक्षरता का प्रतिशत 1% से नीचे लेकर के खड़ा कर देता है। जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो साक्षर नहीं है। इस दृष्टि से शिक्षा और साक्षरता, इनसे ऊपर उठ करके संपूर्ण मनुष्य के निर्माण का उपक्रम शिक्षा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। और मनुष्य का तात्पर्य सूचनाओं का संग्रह, कोई टेप रिकॉर्ड, कोई हार्ड डिस्क या रट्टू तोता नहीं है। वो सिर्फ स्मृति और युक्ति ही नहीं करता है, अपितु संपूर्ण मनुष्य है। संपूर्ण मनुष्य वही होगा जो जीवन के विविध पक्षों में
योगदान कर सकता है। दूसरा कि केवल किताबी कीड़ा बना देना और दिए गए पाठ्यक्रम को रट करके और उसकी एक परीक्षा दे करके उत्तीर्ण हो जाना वर्ष में एक बार और कुछ वर्षों के अंतराल के बाद कोई एक सार्वजनिक परीक्षा, इस प्रकार के एक जो ब्रैकेटिंग का सिस्टम है, कोष्ठीकरण का शिक्षक की व्यवस्था है, उससे शिक्षा को मुक्त करने का एक उपक्रम है। जिसकी बात कैलाश जी कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ विशिष्टताएं होती हैं, उसकी विशिष्टताएं उसकी रुचि से अभिव्यक्त होती हैं। सब अच्छी गणित करेंगे आवश्यक नहीं है, तो सबकी रुचि संगीत में भी नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसकी गणित में भी रुचि होगी और संगीत में भी रुचि होगी। सब गणित नहीं पढ़ने के लिए बाध्य न किए जाएं और सब गणित पढ़ना शुरू कर दिया इसलिए संगीत पढ़ने से वंचित न किए जाए। जिसमें जो विशिष्टता है और अपनी रुचि के साथ जिस विशिष्टता को वह समाज के हित में अभिव्यक्त करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, वह उसकी जन्मजात विशिष्टताओं को विस्तारित करने के लिए भी जगह मिले। एक तो समाज का बोध हो सके। आज तक मानव जाति ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, विद्या विशेष में उस प्रकार का ज्ञान उसको प्राप्त हो सके। हमारी सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान भी उसको प्राप्त हो सके। उसके अतिरिक्त जन्मजात रूप से इनहेरेंट है जो विशिष्टताएं उसके अंदर, जिसको विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा तो वस्तुतः उसके अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण है और उसके अंतर्निहित गुण वास्तव में पूर्णता है, एब्सोल्यूट है। उन अंतर्निहित गुणों को अभिव्यक्त कर सके, अभिव्यंजित कर सके, इस प्रकार की भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली रही है। उसके कैरिकुलम अलग अलग समयों में अलग अलग रहे होंगे, उसमें अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग विद्यार्थियों को कुछ अलग अलग विषयों में जोर देने की बात तो रही होगी, लेकिन विविक्त नहीं थी, रेजिमेंटेड नहीं थी, फ्रैक्चर्ड नॉलेज नहीं था, अस्थि ध्वंस हो गया हो जिस शिक्षा व्यवस्था का हड्डियां टूट गई हो, इस प्रकार का नहीं था। वह एक पूरा ऐसा ढांचा था जो बहुत सामंजस्य में था, एक ऐसा वृक्ष था जो चहुओर फैला हुआ था। गांधी इसीलिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ब्यूटीफुल ट्री, एक सुंदर वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसको ठूंठ 185 वर्षों में किया गया, यंत्र मानव बनाने की जो कोशिश की गई, जिसको कमांड किया जा सके, जिसको चलाया जा सके, अपने इशारे पर नचाया जा सके, अंग्रेजी राज को मजबूत किया जा सके या राज को मजबूत किया जा सके, इस प्रकार के व्यक्ति के निर्माण की जो पद्धति थी, उस पद्धति को अपदस्थ करने की दृष्टि से और भारत के लोगों के लिए, भारत के जन के लिए, भारतीय समाज के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो भारत के व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले, भारत के व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने वाली, भारतीय समाज को ताकतवर बनाने वाली, संवेदनशील बनाने वाली, भारतीय राष्ट्र को विश्व में श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने वाली और विश्व के सामने 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं, अस्मिता की, अस्तित्व की, मानवता की जो चुनौतियां हैं, जिसमें से एक कोरोना भी है, इस प्रकार की चुनौतियों का उत्तर दे सकने वाली मानव मेधा निर्मित हो सके, मानव के अंदर उस प्रकार की क्रियाशीलता निर्मित हो सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली। और भारत की जो सामाजिक विसंगतियां हैं, भारत का जो दूर दराज तक फैला हुआ भारतीय जन है, जिस तक अभी भी शिक्षा की पहुंच नहीं आई है, भौगोलिक कारणों से, सामाजिक कारणों से या अन्य विविध कारणों से, उन सब को, सामाजिक कारणों से जो समावेशित तो नहीं हो सके हैं, भौगोलिक कारणों से जिनका आना नहीं हो सका है, उन सब की चिंता करते हुए ज्ञान को विस्तारित करने, ज्ञान को प्रदान करने और ज्ञानवान मनुष्य और ज्ञान केंद्रित समाज जो अपनी सांस्कृतिक परंपरा, अपने सामाजिक मूल्यबोध, अपने पारंपरिक कौशल के साथ आधुनिकतम तकनीक के ज्ञान से समृद्ध मनुष्य बनाने की प्रणाली के रूप में शिक्षा का विकास कर सके, एक ऐसी शिक्षा नीति प्रस्तुत हुई है। और एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसने दीर्घकालिक लक्ष्य रखे हैं, लेकिन अंतिम है इसकी घोषणा नहीं की है।
10 वर्षों के अंदर इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रस्तावित है वो पूरा ढांचा निर्मित होगा और 10 वर्षों तक इस देश में उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए और फिर 2040 के बाद एक बार इन सब की समीक्षा करते हुए 21वीं शताब्दी से आगे बढ़ते हुए 22वीं शताब्दी की भी दुनिया की चुनौतियों को सामने रख करके और भारत के प्रश्नों को सामने रख करके फिर से शिक्षा का विचार हो सके, इस तक सोच के लिए, क्योंकि यह नीति अंतिम नहीं है, पुरातन, वर्तमान और भविष्य इनके सातत्य के आधार पर इस देश के शिक्षाविदों ने जो आकलित किया है, उनके आकलन को एक बड़ा ड्राफ्ट जो था उसको समाज में प्रस्तुत करने से के साथ ही 2.5 लाख से अधिक सुझावों पर विचार करके उन सब सुझावों का समावेशन करते हुए, उठे हुए प्रश्नों का उत्तर देते हुए, और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में शायद ये सबसे बड़ी परामर्श और कंसल्टेशन की प्रक्रिया रही है, उसको पूरा करके एक शिक्षा नीति ऐसी आई है जिसके बारे में कह सकते हैं जो भारत के सॉफ्ट पावर का भी विचार करती है, स्किल का भी विचार करती है, कलाओं का विचार करती है, विज्ञान का विचार करती है, तकनीक का विचार करती है, यहाँ तक कि प्रदर्शनकारी कलाओं का विचार करती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का विचार करती है, फाइन आर्ट्स का विचार करती है, और एक तरह से भारत किस प्रकार से दुनिया के स्तर पर सॉफ्ट पावर के रूप में विकसित हो सकता है, जिसके बल पर विजेता भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत और सबकी उन्नति में सफल भारत, सर्वोदय की अवधारणा का भारत, अंत्योदय के रास्ते को पकड़ करके सर्वोदय तक पहुंचने वाला भारत किस प्रकार से निर्मित हो सकता है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है। और इस पर इसके जो सूत्र थे, उन सूत्रों को हमें पकड़ने में सहूलियत हो, इस दृष्टि से कैलाश जी का जो व्याख्यान है वो व्याख्यान उपादेय होगा। आने वाले दिनों में एक फिर क्रियान्वयन को लेकर के लंबी चर्चा का दौर चलने वाला है। सभी शिक्षाविद और शिक्षा से जुड़े हुए लोग उसमें अपना योगदान अपनी क्षमता के अनुसार प्रस्तुत कर सकें, दे सकें, स्वयंसेवी भाव से प्रस्तुत कर सकें, उसके लिए शायद व्याख्यान एक अच्छी भूमिका का निर्माण कर रहा है। इस हेतु मैं आदरणीय आचार्य कैलाश चंद्र शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर। सच में मैं कृतज्ञ हूँ आचार्य कैलाश चंद्र शर्मा जी का, जो आज के हमारे इस श्रृंखला के मुख्य उद्बोधक रहे। आचार्य कैलाश चंद्र शर्मा जी का जीवन शिक्षा और शिक्षा के लिए पूरा बीता है शिक्षा में, और शिक्षा को लेकर के जिस तरह के आंदोलनों से, जिस तरह के पूरे एक तरह से अभियान से आप जुड़े रहे हैं, उसका प्रकटीकरण आपने देखा आपके व्याख्यान में। बहुत ही संक्षिप्त व्याख्यान के माध्यम से आचार्य शर्मा जी ने जो नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप है, ढांचा है, उसको कुछ मिनटों में हमारे सामने प्रकट कर दिया। और मुझे लगता है कि जैसा कि माननीय कुलपति जी ने कहा कि जो बहुत बड़ा ढांचा था, इतने पेज का था, जिसको पढ़ पाना संभव सा जैसे नहीं लग रहा था कि एक तरफ से पढ़ते थे पीछे का फिर भूल जाता था। लेकिन अब जो वर्तमान में कैबिनेट से पास होकर के आया है वो पढ़ने के योग्य है और उस सूत्र के रूप में हमारे समक्ष है। उसको माननीय कैलाश चंद्र शर्मा जी ने बहुत ही बखूबी प्रस्तुत किया। और ये शिक्षा नीति वास्तव में भारत केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, और एक तरह से दीर्घकालीन दृष्टि को लेकर के निर्मित की गई है, जिसकी तरफ आपने संकेत किया। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और अपने सभी दर्शकों श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के इस अनोखे और एक तरह से इस ज्ञान श्रृंखला में जुड़ करके आपने ज्ञान की श्रृंखला को बढ़ाने का काम किया। मैं
आचार्य कैलाश शर्मा जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार किए। माननीय कुलपति जी, जो इस श्रृंखला के एक तरह से प्रेरक पुरुष है, प्रेरणा पुरुष हैं, और आपके प्रयास से और आपकी प्रेरणा से ये श्रृंखला पिछले कुछ दिनों से चल रही है। ये आज मुझे लगता है कि नवा कड़ी है, और नवी कड़ी में जिस तरह से हम लोगों ने पिछले दिनों बातचीत की, वो भारतीय ज्ञान परंपरा से, चाहे वो विषय कोई भी हो, लेकिन केंद्र में भारतीय ज्ञान परंपरा को रख करके बातचीत होती है। क्योंकि जिस तरह की छाया पूरे ज्ञान परंपरा पर पड़ गई थी, वो चाहे मैकाले की नीति रही हो या हमारी नीति का दुष्परिणाम रहा हो, उस धुंधलका को, उस राख को भी हटाने की जरूरत है। जो भारत के भीतर जो अग्नि है, जो भारत के भीतर तेज है, जो भारतीय ज्ञान की उष्मा है, वो लोगों तक पहुंच सके, उसको केंद्र में रख करके इस श्रृंखला की शुरुआत माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से हुई है। और आज आचार्य कैलाश शर्मा जी की उपस्थिति भी माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से, आपके निर्देश से जो है, हमने आग्रह किया माननीय कैलाश शर्मा जी से, और आप आए, हमारे श्रोताओं दर्शकों को अपने ज्ञान से और नई शिक्षा नीति के बारे में मार्गदर्शन किया आपने। मैं आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं कि आप का उद्बोधन, वो अध्यक्षीय टिप्पणी बहुत ही संक्षिप्त होती है, लेकिन एक तरह से गागर में सागर की तरह से, या यूं कहें कि जिस तरह से हम तो इसको यज्ञ का नाम ही देते हैं, और उस यज्ञ में जो अंतिम आहुति, पूर्णाहुति वाली दी जाती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और उस आहुति की तरह से माननीय कुलपति जी का एक तरह से उद्बोधन इस अध्यक्षीय के माध्यम से होता है। तो मैं माननीय कुलपति जी के प्रति भी कृतज्ञ हूं कि आपने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी के माध्यम से नई शिक्षा नीति के महत्व को उजागर किया, उस पर प्रकाश डाला। और स्वाभाविक है कि जो नई शिक्षा नीति का निकष है, जिससे अगले कुछ वर्षों में हमारा समाज, हमारा राष्ट्र लाभान्वित होगा, ये पीढ़ी लाभान्वित होगी, जिससे लंबे अरसे से जिसका इंतजार था, जिसके लिए जो है हम सभी लंबे अरसे से प्रयास कर रहे थे, बहुत ही सांगठनिक स्तर पर प्रयास चल रहा था, पूरा देश इसकी तरफ नजर लगाए हुए था कि कब ये नई शिक्षा नीति आएगी और कब पुरानी नीतियों से मुक्ति मिलेगी, जिसका दुष्परिणाम आज तमाम रूपों में, चाहे वो बेरोजगारी का स्वरूप हो, चाहे वो तमाम ऐसे जिनका उल्लेख करना बहुत जरूरी नहीं है, सबको पता है, उन दुष्परिणामों से हम सभी भुगत रहे हैं पिछले लंबे अरसे से। उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति उन सारे दुष्परिणामों से की पूर्ति करेगी और आगे देश बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि ऐसे विषय पर आज की श्रृंखला को संयोजित करने का आपने संकल्प लिया, और आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में कैलाश शर्मा जी के माध्यम से उसकी पूर्ति हो पाई। मैं दोनों महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, बोधिसत्व बाबा साहेब ज्ञान श्रृंखला के समस्त श्रोताओं और दर्शक बंधु बांधवों के प्रति भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि उनके बिना आप सबकी उपस्थिति और सक्रिय सहभागिता हम सबके लिए और प्रोत्साहन का कार्य करती है। आपकी उपस्थिति से, आपके टिप्पणी से और आपके प्रश्न से हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम अगली कड़ी की तैयारी के लिए नए उत्साह से जुड़ते हैं। तो मैं आप सबके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस श्रृंखला के संयोजन और संचालन तथा प्रसारण में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे सभी मित्रों, खास करके जनसंचार विभाग के अध्यक्ष भाई प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी और इस श्रृंखला के संयोजक श्री संदीप कुमार वर्मा जी, और तकनीक को सुगम बना करके इस ज्ञान प्रसार में सहायक श्री अरविंद कुमार जी, हेमंत दुबे जी, मिथिलेश राय, राजदीप राठौर, अनिल दोड़े जैसे सभी मित्रों के प्रति मैं आभार ज्ञापन करता हूं और आप सबको पुनः कोटिश आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। फिर हम अगली कड़ी में बृहस्पतिवार को हमें मिलना था, लेकिन बृहस्पतिवार को तो हम मिलेंगे ही, जैसा कि पहले ही हमने संकल्प लिया था कि ये कड़ी हमारी टूटेगी नहीं, बल्कि एक सप्ताह में
एक से अधिक कड़ी होगी तो भी हम स्वागत करेंगे और अपने सभी मित्रों को उससे परिचित करवाएंगे। तो इस कड़ी की इस श्रृंखला की जो अगली कड़ी है वो शनिवार को ही 11 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। इस बोधिसत्व बाबा साहेब ज्ञान श्रृंखला की जो अगली कड़ी है वो बृहस्पतिवार को तो होगी, शनिवार को यानी कि एक दिन छोड़ करके परसों 11 बजे हम फिर एक नए विषय के साथ, एक बड़े विद्वान के साथ हम उपस्थित होंगे। मैं फिर से आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। पुनः आभार, धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते।